सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात होगी महामारी और लॉकडाउन में फंसकर खस्ता हाल हुई अर्थव्यवस्था की। केंद्र सरकार और आरबीआई मिलकर इसे उबारने की हर संभव कोशिश करने में जुटे हैं। केंद्र सरकार जहां 20 लाख करोड़ के तथाकथित पैकेज का ऐलान कर चुकी है, वहीं आरबीआई ने आज कर्ज धारकों को राहत दी। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40% की कमी की है, जिससे आम आदमी की ईएमआई कम होगी। वहीं ब्याज दरों में कमी करते हुए टर्म लोन मोरेटोरियम 3 महीने और बढ़ा दिया है। यानी इन 6 महीने अगर आप अपनी ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो आपका लोन डिफॉल्ट या एनपीए कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। उधर केंद्र सरकार ने राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ कर्ज लेने की सीमा को भी बढ़ा दिया है। राज्य अब अपनी जीडीपी का 3% की जगह 5% तक प्रतिशत कर्ज ले सकते हैं। सरकार ने किसानों को डीबीटी के जरिए मदद, आधार कार्ड से राशन कार्ड को जोड़ने, प्रॉपर्टी टैक्स और पानी, स्वच्छता पर चार्ज लगाने की सलाह दी है। यानी समझना ये जरूर है कि जहां एक और कोशिशें राहत देने की तो हैं, लेकिन इसकी तुलना में क्या महंगाई बढ़ने और टैक्स का भार बढ़ने से आम आदमी की दोहरी मुश्किलों का सामना करने की नौबत तो नहीं आ जाएगी। आखिर इस संकट काल में सरकार की नीतियों और कदमों का आम जनता और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, इसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उनसे आपका परिचय कराऊं और चर्चा को शुरू करूं उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि वर्षत हर्षत लोग सब, कर्षत लखे न कोई, तुलसी प्रजाओ सुभागते, भूप भानुसो होई। अर्थात सूर्य जब पृथ्वी से जल खींचता है तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन उसी जल को बादल के रूप में इकट्ठा कर वर्षा में बरसते देखकर सभी लोग प्रसन्न होते हैं। इसी रीति से कर संग्रह करके राजा को जनता के हित में कार्य करना चाहिए। यह सूत्र वाक्य किसी और का नहीं, गोस्वामी तुलसीदास का दिया हुआ है। कमोबेश इसी आशय की बात कभी महाकवि कालिदास ने रघुवंश में भी कही हुई थी। अब हम आज के विषय पर लौटते हैं। वर्तमान में सरकारों का तौर तरीका इस विचार सूत्र के थोड़े विपरीत रहता है। सरकारें जनता से क्या खींच रही है ये सब तरफ दिखाई देता है, पर सरकारें जनता को क्या दे रही हैं इसका लोगों को पता नहीं चल पाता है। उस पता चलने की कोशिश आज हम करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी, जो मध्य प्रदेश से हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। हरियाणा के वित्त मंत्री रहे दिग्गज राजनीतिज्ञ संपत सिंह जी भी हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का तेज तर्रार चेहरा शिवरतन शर्मा भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में जाने माने आर्थिक विशेषज्ञ आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ में होंगे। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी से करना चाहता हूं। और राठौड़ साहब, पहले वित्त मंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की थी जिसके संदर्भ में अलग अलग स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं। भाजपा हर्षित है कि इतना बड़ा पैकेज दिया, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या दिया, जनता खोज रही है कि क्या मिल गया। इस बीच में अब आरबीआई गवर्नर ने भी घोषणाएं की हैं और साथ ही दूसरी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को है कि 3% की जगह अपनी जीडीपी का वह 5% तक कर्ज ले सकेंगे। जो कुछ भी किया जा रहा है, आपने बतौर वाणिज्यिक कर मंत्री भी काम किया है। क्या लोगों की सेहत सुधर जाएगी आर्थिक रूप से, और राज्य और देश की भी सेहत सुधरने की कोई उम्मीद आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो आपका प्रश्न है जी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, माननीय हमारी वित्त मंत्री महोदया ने जो बहुत बड़ा एक 5 दिन तक अपना पैकेज की बातें की जी। लगातार। पहली बात तो वो इंग्लिश में ही वो करती रही, तो आम जनता जो उत्तर भारत की है और देश के कई हिस्सों की है, उसे तो वो पल्ले ही नहीं पड़ा कि उन्होंने बोला क्या है जी। तो एक तरफ वो हिंदी से ऐसे बताती हैं जैसे हिंदी उनको आती नहीं या लोगों को समझ में ना आए, इसलिए इंग्लिश का ज्यादा वो इस्तेमाल करती हैं। जब प्रियंका गांधी जी का विरोध करना होता है तो वो तुरंत फिर दूसरे चौथे दिन छठवें दिन हिंदी में जो है वो बातें करने लगती हैं। तो पहली बात, लोगों को समझ में आना चाहिए। ये जो घोषणाएं हुई हैं, हमारा देश का हम दुर्भाग्य कहेंगे कि घोषणा वीर हम लोग ज्यादा हो रहे हैं। घोषणाएं बहुत सारी हो रही हैं, चाहे वो नेताओं की हों चाहे बैंकों की हों, लेकिन उनका अमल उस हिसाब से जमीनी धरातल पे दिखता नहीं है। अभी ये भी जो घोषणाएं हुई हैं, इसके पहले भी बहुत सारी घोषणाएं हुई। कर्जा
काला धन वापस लेने की घोषणा थी, 15 लाख किसानों को देने की घोषणा थी, तमाम घोषणाएं थी। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता जी, लेकिन आम जनता को उसकी राहत महसूस हो, मुख्य बात यह है। तो अभी जो बातें हुई हैं इससे मुझे लगता नहीं है कि आम आदमी को सीधी राहत मिलने वाली है। कारण यह है कि आपने कहा 20 लाख करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, अगर हकीकत में आएंगे तो 20 लाख करोड़ आप कहां से दे रहे हैं? आपने जो बजट में जो बोला था वही का वही आपने 75% भाषण वही का वही आपने अभी स्पेशल पैकेज में कर दिया। तो बातें तो वही हैं। आप एक योजना का नाम बदलकर दूसरा नाम रख दें, एक बोतल का रखा हुई पदार्थ जो है दूसरी बोतल में डाल दें और आप कहें कि अब ये समस्या हल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये समस्या होने वाली है। और हकीकत ये है कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है इसमें लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 90% लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आया, और जब अर्थशास्त्रियों को समझ में नहीं आ रहा है तो देश की भोली भाली जनता को क्या समझ में आएगा? मेरे तो समझ से परे है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत फायदा होने वाला है, और अगर होने वाला है तो बिचौलियों से हमें बचना पड़ेगा। बीच का जो पैसा आता भी है वो पता नहीं लगता बीच में कहां चला जाता। उससे सरकार को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप पैसा दे रहे हैं, जो भी जितनी भी हिस्सेदारी है, वो पैसा उनको मिले। जो केंद्र से बर्ताव है वो राज्यों के साथ बराबर का हो। और ऐसी समय में कि जब लाखों मजदूर, करोड़ों मजदूर सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, 400-400, 500-500 किलोमीटर पैदल चल के जो है वो अपने घरों के लिए वापसी के लिए बेताब हों, और डंडे भी खा रहे हों, गाड़ी उनको मिलती नहीं, बच्चों को कंधे पर रख के, सामान रख के, आपने खुद आपके चैनलों पे दिखाया जा रहा है, उनकी बर्बादी का आलम हम आप सब देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनकी कोई स्थिति समझ में नहीं आती है। अगर कोई दूसरा विपक्ष का पार्टी जो है अगर बसों का इंतजाम करती है तो आप उसमें कमी निकालते हैं, अगर ट्रेन के किराए की बात करते हैं तो आप लिस्ट नहीं देते हैं। तो इस इतनी बड़ी समस्या में हम कैसे इससे निजात पाएंगे? मेरे तो समझ से परे है। ये वक्त ऐसा है। राठौर साहब, मैं इस विषय पे आगे बात करूं उससे पहले एक सवाल करना चाहता हूं आपसे। आपने अपनी बयान की जब शुरुआत की तो आपने कहा मैं राजनीति नहीं करना चाहता। जब आपने राजनीति नहीं की तो ये सब आपने कह दिया। मेरा आपसे सवाल है, अगर आप राजनीति करते तो क्या और कुछ कह देते? क्योंकि राजनीति तो शुरू हो चुकी है। आज आपकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने 22 विपक्षी दलों को लेकर बैठक की, उसमें बयानबाजी की। मैं ये जानना चाहता हूँ राठौर साहब आपसे कि कहाँ गुंजाइश छोड़ दी आपने अपनी पूरे कहने करने में, तो वो भी पूरी हो जाए, राजनीति में कमी क्यों रखी जाए? देखिए, नहीं, देखिए, राजनीति में है तो राजनीति की बात इसलिए करना पड़ती है कि जो लोग हमें चुन के भेजते हैं, अगर उनके हित संरक्षण की बात हम आप लोगों के माध्यम से ऊपर भेजने का काम नहीं करेंगे तो हमें लगता है हम अपने पद के साथ अन्याय करेंगे। तो हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि जो गरीब लोग हमें चुन के भेज रहे हैं उनकी बात हम कहें। और आज सच्चाई यही है जो मैं कह रहा हूं। आपके खुद ही चैनल बोल रहे हैं, मैं क्या मतलब पूरा मैं उसे स्वीकार कर रहा हूं। मेरा आशय सब किया है जी, केंद्र ने बहुत कुछ किया है, यह मानना शिवरतन जी का। लेकिन मैं बृजेंद्र सिंह राठौर जी के पास में वापस जा रहा हूं। राठौर साहब, आपने दलीलें सुनी शिवरतन जी की भी, संपत सिंह जी की भी, गंभीर बातों को आपने सुना। कर्ज के संदर्भ में ब्याज दर में कटौती है। कटौती क्या है? एक आंकड़ा मेरे पास है, 40 लाख का अगर आपके पास कर्ज है तो महीने के 940 रुपए आपके ब्याज में बचेंगे। पर्याप्त है ये राहत? एक प्रश्न ये। दूसरा आपसे जानने का विषय है कि 3 महीने पहले कहा था कि ईएमआई नहीं लगेगी, और अभी कहा है 3 महीने की छूट और दे रहे हैं, लेकिन ईएमआई पर ब्याज चलता रहेगा। क्या इस झूठ से बतौर जनप्रतिनिधि आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि जनता की जो तकलीफें हैं, इन छूटों से उनकी तकलीफें कम हो जाएंगी? खत्म होने की तो बात कोई नहीं कर रहा है, कम हो जाएंगी कि आप पे ब्याज चलता रहेगा। ब्याज का 1 रुपया भी बैंक छोड़ना नहीं चाहते हैं, सरकार नहीं छोड़ना चाहती है। बस इतना उनका कहना है कि इन 6 महीने अगर आपने किस्त नहीं दी तो आप डिफॉल्टर नहीं कहलाएंगे। पर्याप्त है? देखिए, ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत चर्चार्थ होती है जी। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को नियंत्रक होने के बजाय, प्रशासक होने के बजाय अब संकट मोचक की भूमिका में आना चाहिए जी। कर्जा दिलाना, ब्याज दर थोड़ी सी कम कर देना, इससे ये समस्या हल होने वाली नहीं है जी। आपको पूरे देश में अगर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो बाजार में मांग होना आवश्यक है, जिसका आज अभाव है क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है। जब तक आप गरीब मजदूर के, जो दिन भर काम करता है, जो 4 पहिए का ठेला चलाता है,
जो नाई की दुकान चलाता है, जो पॉलिश करता है, या जो सब्जी बेचता है, फल बेचता है, तमाम जो छोटे 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 जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो सिर्फ दिन भर मजदूरी करके अपना काम करते हैं, जो किसान भाई हैं, जो छोटे किसान हैं, उनको सीधे सीधे आप मदद नहीं देंगे तब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा। जब जेब में पैसा होगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी, स्वाभाविक रूप से उससे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। जो हमारे छोटे इंडस्ट्री हैं, छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापार हैं, उनको भी सरकार को सीधे मदद करना पड़ेगी। इन आंकड़ों से कुछ होने वाला नहीं है। जितना मेरी समझ है मैं आपसे कह रहा हूं, आंकड़ों से बहुत अच्छे अच्छे आंकड़े आते हैं, बड़े बड़े पैकेज आते हैं बैंकों की। जो है पहली बात तो आम नौजवान बैंक के सामने खड़ा होता है तो कितने लोगों को कर्ज मिलता है तो कितने उसको चक्कर काटना पड़ते हैं, ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, पूरा देश जानता है। इसलिए सीधे सीधे राहत दें, जैसे न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो कांग्रेस का राज्य है इसलिए मैं उसकी वकालत कर रहा हूं, लेकिन सीधे किसान भाई के खाते में जितनी उनकी आमदनी है उतना पैसा डालने का काम हुआ। इसके बाद श्रमिक के खाते में आएगा, उसके बाद भूमिहीन श्रमिक जो उनके खाते में आएगा। तो एक पैसा डायरेक्ट जब जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो बाजार में खर्च करेंगे तो मांग बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। मेरे हिसाब से सरकार को इस दिशा में काम करना पड़ेगा, तभी हम जो है देश को इस महामारी के महाकाल से बाहर निकालने में सक्षम होंगे। आज आप देखिए रियल एस्टेट की हालत क्या है। जो होटल उद्योग है वो लगभग साफ हो गया। जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो सड़कों के ऊपर खड़े हैं क्योंकि तालाबंदी पड़ी हुई है। ऐसे ही हालत हर क्षेत्र की हो रही है। तो सरकार को संकट मोचक की स्थिति में आकर इनको सीधे सीधे मदद करना पड़ेगी, जिसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक लफ्ज जिक्र भी नहीं किया। इनको इस तरीके से करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तभी ये व्यवस्था हमारी ठीक हो सकती है। आप आज पर आएंगे। दो महत्वपूर्ण बातें संपत सिंह जी ने बोली हैं इस पूरे कन्वर्सेशन के अंदर। एक कि जो ये कर्ज है ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए है, दान खाते में खर्च करने के लिए नहीं है। आप अपने एस्टेब्लिशमेंट शान शौकत में खर्च कर दें, आपका आमदनी बढ़े, आपका उत्पादन बढ़े, इसके लिए कर्ज का उपयोग होना चाहिए। और दूसरा उनका सलाह है कि हर राज्य को और केंद्र को भी अपने बजट को रिवाइज करने की जरूरत है मौजूदा परिस्थितियों के तहत। लेकिन मैं वापस लौटता हूं राठौर साहब के पास, जिनसे हमारा संपर्क टूट गया था। राठौर साहब, जो बात आपने कही थी कि सीधे पैसा मिलना चाहिए, मैं उस पर बात कर रहा था कि आप भले ही अभी विपक्ष में बैठे, पर 2 महीने पहले तक तो आप सत्ता का हिस्सा थे। आप भी विपक्ष में रहते हुए वादे करके सत्ता में आए, कर्जा माफ करेंगे। आपने सारे किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का वादा किया था, पर जब सत्ता में आए तो आपने पाया कि कह देना आसान था, करना आसान नहीं था। आपने 10 दिन में करना था, उसके लिए समय लिया। पहले 50,000 किया, फिर 1 लाख किया, 2 लाख को लेकर प्रक्रिया चल रही थी, तब तक में सरकार नहीं रही। आप सरकार का हिस्सा रहे, तो आपको पता है कि लोगों को कहने में आसान लगता है कि सीधे दे दीजिए, पर क्या हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में इतना दम है, इतनी ताकत है कि आप सीधे पैसा दे सकें? क्यों नहीं आप जैसे राजनेता मनरेगा जैसी योजनाओं के संदर्भ में प्रोत्साहित करते, जिसमें आदमी मेहनत भी करे, मजदूरी भी पाए, सम्मान के साथ जीवन भी जी पाए। तो इस सुझाव की दिशा में सोचने के स्थान पर सीधे ये कह देना कि बस लोगों के खाते में पैसे पहुंचा दो, न्यायोचित है देश के साथ में? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीधे उनके खाते में पैसा इसलिए पहुंचा दो कि वो मस्ती छानते रहें। वो एक बार उस आदमी को सब्सिडी देने की आदत को खत्म करना पड़ेगा हमें। जैसे न्याय योजना में हमने किया, राहुल गांधी जी ने सोच थी और हमने छत्तीसगढ़ में शुरू किया है कि जो हमारे किसान हैं वो अगर उनका औसत 6,000-7,000 रुपए महीने की आमदनी है तो 7,000 रुपए अलग से उनके खाते में हम इसलिए डाल रहे हैं कि फिर वो सब्सिडी वगैरह लेना बंद करें, उससे अपनी जीविका को अच्छे से चलाएं। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, हम लोगों ने कहा था और जो कहा था उसको निभाया भी। 5 साल के लिए हम लोगों ने वायदा किया था। आपको मालूम है अनैतिक तरीके से बीच में हमारी सरकार को गिरा दिया गया, इसलिए जो है 100% हम वायदे पूरे नहीं कर पाए। लेकिन जो मुख्य वायदा था 24 लाख किसानों का कर्जा हम माफ कर चुके थे। मैं आज उस पर न जाते हुए मैं ये अपने आपके सामने अपनी दलील रखना चाहता हूं कि खेती के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में और सिंचाई की व्यवस्था के क्षेत्र में और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने के क्षेत्र में अगर इस पैकेज के पैसे का हमारी सरकारें सही मायने में सदुपयोग करेंगी तो आम आदमी सीधा सीधा इन बातों से प्रभावित होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे गांव की हालात सुधरेंगे और जब गांव के सुधरेंगे तो शहरों के अपने आप इससे सुधरेंगे, क्योंकि पैसा जो है जब गरीब आदमी के पास होगा, छोटे
मध्यम वर्गीय परिवारों के पास होगा तो वही पैसा बाजार में आके खर्च होता है, जिससे छोटे व्यापार चलते हैं, उद्योग चलते हैं, क्योंकि मजदूर के बगैर उद्योग नहीं हो सकता और उद्योग नहीं होगा तो मजदूरों का काम नहीं हो सकता। एक दूसरे के पर्याय हैं। इस दिशा में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और आपका चैनल इसका माध्यम बने, ये मुझे जो है पूरी उम्मीद है। मैं आपको इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। बड़ी सार्थक बातचीत आपने की इस प्रश्न के संदर्भ में, और जितनी भी आपने सुझाव दिए इसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं आपके साथ में राठौर साहब। फिर शिवरतन जी के पास में आता हूं। मैं जानना यह है आपसे मुझे राठौर साहब कि जो आरबीआई के द्वारा घोषणा या केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा है उसमें वो बार बार ये बता रहे कि हमने ईएमआई को पोस्टपोन कर दिया है। ईएमआई को पोस्टपोन कर दिया लेकिन उसके ब्याज को पोस्टपोन नहीं किया है। आपकी अवधि, अगर आप अभी पैसे नहीं चुका रहे तो इस पर ब्याज आपका चलता रहेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि इस समय पे सरकार और बैंकों को उदारता दिखाने की जरूरत थी? उनके बूते में था कि कम से कम इस अवधि का ब्याज, जब उन्हें पता है कि आय के साधन लोगों के पास बचे नहीं है, और आय के साधन इसलिए नहीं बचे हैं कि लॉकडाउन सरकार ने घोषित किया, जनता ने घोषित नहीं किया। जनता काम नहीं करना चाहती थी, ऐसा नहीं है। सरकार ने माना कि अभी काम करने के हालात नहीं है, इसलिए आप काम नहीं कर सकते। दुकानें बंद करा दी, दफ्तर बंद करा दिए, रेडी वालों का काम बंद करा दिया। लोगों की आय के अवसर छीन लिए गए सरकार के द्वारा, चाहे जनता की हिफाजत के लिए ही। तो ऐसे में क्या आप जरूरत नहीं समझते हैं कि मात्र ईएमआई पोस्टपोन करना समाधान नहीं था? ईएमआई को माफ ना कर दे पर उस पर लगने वाला ब्याज तो माफ होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जनता की कोई गलती नहीं है। देखिए, मैं आपकी बात से सोलाना सहमत हूं और इसके पूर्व मैं इस बात को कह भी चुका हूं कि आप जो है केवल ईएमआई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने टाल दिया लेकिन बाद में उसका दुगना ब्याज ले लिया तो आम आदमी तो वही का वही स्थिति में रह गया। गलती आम आदमी की नहीं है। देखिए, अगर फिर बात आएगी कि आप राजनीति में जाते हो, लेकिन सच बात यह है कि गलती सरकार की है। आपने जब लॉकडाउन किया, क्या प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के राज्यों के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जी से चर्चा नहीं करना चाहिए थी? अगर एक बार ये चर्चा होती तो राज्य भी अपने हिसाब से अपने आप को व्यवस्थित करते। क्या जब आप लॉकडाउन कर रहे थे तो 15 दिन पहले सूचना नहीं देना चाहिए थी, ताकि जो मजदूरों की हालत हुई है और देश में ऐसे लग रहा था जैसे देश की आजादी के समय का दृश्य दिख रहा हो, तो वो अपने घर पहुंच जाते। तीसरी गलती आपसे ये हुई जब आपको पता था कि हमारे पड़ोसी देश चाइना में, या हमें जानकारी मिल गई है डब्ल्यूएचओ से कि हमारे यहाँ ये महामारी हाथ पैर पसार रही है, तो जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे उनको कम से कम 20 दिन पहले लॉक करना चाहिए था, या जो वहां आ रहे थे उनको सीधा जांच करानी चाहिए थी। अगर इन सब बातों पे हमने ध्यान दिया होता तो शायद ये कोरोना नहीं फैलता। मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में सरकार लगी रही, उसकी वजह से भी ये कोरोना फैला। तो ये गलती सरकार की है, जिसकी वजह से आम जनता क्यों भोगे। इसलिए ये जो ब्याज है, निश्चित रूप से ये ब्याज माफ किया जाना चाहिए। और सीधे सीधे जो मैंने आपसे कहा कि इन 4-5 मदों में इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि आम गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी, आप देखिए मंदिरों का पुजारी, अब वो उसी के ऊपर आश्रित है, उसका आपने रास्ता बंद कर दिया। बैंड बजाने वाला जो था वो आपने रास्ता बंद कर दिया। तो ऐसे जो छोटे छोटे लोग हैं, जो छोटे छोटे मजदूरी करने वाले लोग हैं, आप उनको, वो कौन सा आपसे कर्जा ले रहे हैं? वो तो कर्जा लेने भी नहीं जा पाते हैं। जो ले रहे हैं उनका आपने ब्याज के लिए आपने चर्चा नहीं की। तो आपको सीधे उनको मदद करना चाहिए थी, ताकि मांग बढ़ती, बाजार में पैसा होता लोगों के पास, वो खरीदते, मांग बढ़ती, व्यापार बढ़ता और देश बढ़ता। बड़े सार्थक बात कही है राठौर साहब ने। मेरा तो प्रश्न बहुत ही मामूली सा है और उसमें आपको हाँ या ना कह देना है। बहुत कुछ आपने किया लेकिन आप विषय से भ्रमित हो रहे हैं। आपने कहा रेडी वाले, खोपचे वाले जो लोग हैं उनके लिए हमने 10,000 रुपये कर्ज देने का प्रावधान किया है बिना गारंटी के। ये जो तबका एक बड़ी संख्या में है, इसकी तुलना आप मनरेगा में आपने 40,000 करोड़ दिए हैं। ये रेडी लगाने वाले गाँव में जाके अब खेत जोतेंगे, ये उम्मीद आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। मेरा सवाल तो बहुत मौजूद सा है कि क्या रेडी वालों के संदर्भ में, खोमचे वालों के संदर्भ में, स्ट्रीट वेंडर्स के संदर्भ में जो ये प्रावधान किया गया है, क्या आपको लगता है ये पर्याप्त है जनप्रतिनिधि के नाते, या आपको लगता है इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? सिंपल सवाल है। मैंने कहा कि ये जो 2 घोषणाएं हुई है, इनको आप अंतिम क्यों मान के चल रहे हैं? मैं अंतिम नहीं मान रहा हूं, पर उनके तो घर में खाने के लाले हैं, परिवार की बाकी जरूरत है। केवल 5 किलो अनाज से काम नहीं चल जाता शिवरतन जी। जीवन को जीने का तरीका आपको भी पता है, इसलिए सवाल किया। आप चाहते हैं कि अभी हम और इंतजार करें, तो हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। 5 दिन तक तो इंतजार करते ही रहेगी
हमारी वित्त मंत्री कुछ हमें बताएंगी। 5 दिन के बाद भी आप अगर कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, तो हमारे पास चारा क्या है? सरकार आपकी है, आप कहेंगे इंतजार कीजिए, हम इंतजार करेंगे। केंद्र की सरकार जन भावनाओं के अनुरूप लगातार राहत देने का काम कर रही है और भविष्य में राहत और मिलेगी। उनको और राहत मिलेगी कहना है शिवरतन जी का। बीच में हस्तक्षेप करना चाह रहे थे राठौड़ साहब, पहले राठौड़ साहब की बात सुनता हूं और फिर एक बार मार्गदर्शन के लिए संपत सिंह जी का रुख करेंगे, जो देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अपने नजरिए को बहुत बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम में रख रहे हैं। जी राठौड़ साहब। देखिए, हमारे मित्र जो है विधायक जी शिवरतन जी, मेरी सच बात से शायद उन्हें बुरा लग गया जी, लेकिन मैं आपके सामने स्पष्ट तरह पूछना चाहता हूं कि रेहड़ी वालों के लिए, जैसा कि आप पूछ रहे थे, इनके पास व्यवस्था नहीं है, इनके बारे में ये बोल नहीं पा रहे हैं। मैं भी विधायक हूं, पूर्व मंत्री के साथ साथ विधायक हूं। किसी फोरम पे कोई बात बोलने का विधायक को कोई डर नहीं होता है। आपने अभी कोरोना काल के चलते चलते हिंदुस्तान के सांसदों का भत्ता बढ़ा दिया, उसके लिए आपके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन रेहड़ी वालों के पास, बैंड वालों के पास, मोची के लिए, फला के लिए, छोटे छोटे जो मजदूर हैं उनके लिए आपके पास पैसे की समस्या है। अभी इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आपको पता नहीं है न्याय योजना के बारे में। अरे चलिए, हमें छत्तीसगढ़ के बारे में पता नहीं, लेकिन न्याय योजना का फायदा तो लोगों को मिल रहा है। और अगर नहीं मिल रहा है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 15 लाख रुपए देने की बात आपके ही प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसका क्या हुआ? काला धन लाने की बात आपने ही की थी, उसके बारे में उत्तर दे दीजिए। और उससे मुख्य बात मैं आपसे पूछता हूं, यही मनरेगा आज जो हमारे विधायक साथी वकालत कर रहे हैं, इसी मनरेगा के बारे में आपको याद होगा, संसद के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कांग्रेस का जीता जागता स्मारक है मनरेगा, मजाक उड़ाया था। और आज वही मनरेगा सबको अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन जी के समय में लाया गया था। तो ये जो है, कृपया करके इन बातों का उत्तर दे दें कि सांसदों के आपके लिए पैसा था तो रेहड़ी वालों के पास क्यों नहीं है? जी शिवरतन जी, कोई उत्तर देना चाहेंगे या संपत जी की ओर रुख करूं मैं? माननीय राठौड़ साहब को मैं बोलना चाहूंगा कि सांसदों की 2 साल की सांसद निधि सरकार ने कोरोना के चलते समाप्त कर दी जी। और जो भत्ता बढ़ाने की बात कही गई है, जो सांसद निधि समाप्त की गई है, उसकी तुलना में जो भत्ता बढ़ाया गया है, जो वर्तमान आवंटन है, उससे बहुत ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला है। एक बात। और शिवरतन जी, मैं 1 मिनट रोकता हूं आपको। आपने जो दलील दी है, थोड़ा मैं समझना चाहता हूं, मेरी समझ उतनी बेहतर नहीं है। सांसदों को जो भत्ता मिलना है वो सांसदों की जेब में जाना है, और जो सांसद निधि है उनके संसदीय क्षेत्र के जो निवासी हैं उनके हित में जाना है। तो सांसद को पैसे मिलेंगे और संसदीय क्षेत्र के जो निवासी हैं, उसके जो मतदाता हैं, उनको पैसे नहीं मिलेंगे। दोनों चीजों को समान रूप से ग्रहण करें हम मतदाता लोग। सांसद को जो भत्ता मिलना है वो उसकी जेब में नहीं जाना है जी। सांसद के जो भत्ते बढ़ रहे हैं, वो भत्ते उसके प्रवास के भत्ते बढ़ रहे हैं, वो भत्ते उसके खर्च में ही होना है, दौरे में जी। सांसद की जेब में वो बचत के रूप में नहीं रहना है जी। अगर सांसद दिल्ली जा रहा है दौरे में तो उसका खर्च बढ़ेगा, उस खर्च में वो होना है। देश के अन्य कोने में जा रहा है तो उस भत्ते का खर्च होना है जी। तो सांसद के जेब में वो भत्ता नहीं रहना है, पहली बात बोल दूं। तो खर्च की सीमा बढ़ाई गई है, एक प्रकार से ये मान के चला जाना चाहिए जी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, इनको अनाज के रूप में, गैस के रूप में सुविधा मिली है, लोन के रूप में भी घोषणा की है। आप कुछ इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से केंद्र की सरकार इनके लिए और कुछ भी करेगी। ये सारी व्यवस्था, लोग फिर से खड़े हों, लोगों का काम धंधा ठीक से फिर शुरू हो, इसके लिए सरकार लगी है और इस पर लगातार कुछ ना कुछ कर रही है। राठौड़ साहब, मुझे लगता है कि आपको शिवरतन जी की मजबूरी को, उनकी पार्टी की मर्यादा को थोड़ा समझना चाहिए। उनके पास कांग्रेस जैसी स्वतंत्रता नहीं रहती है, एक अनुशासन उनके अंदर है। शिवरतन जी की बात से बहुत स्पष्ट तौर पर बोध है कि वो भी मानते हैं कि उनके संदर्भ में कुछ और होने की जरूरत है, इसीलिए वो हमें आशान्वित कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए, और भी घोषणाएं होंगी। तो संपत सिंह जी ने दिया है कि जहां एक तरफ बात चल रही थी कि मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए, जो उनका पैतृक जगह है, वहां पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं, पर संपत जी का यह मानना है कि जैसे आप इसमें लेट कर गए, अगर आपने पहले ही पहुंचा दिया होता मजदूरों को तो ये नौबत नहीं आती। पर आने वाले समय के लिहाज से सरकारों को इस पर भी विचार करना चाहिए कि ये मजदूर वापस काम पर लौटें, और अगर वो काम पर वापस लौटने चाह रहे हैं तो उन्हें वैसे ही साधन उपलब्ध हो जाएं, ताकि फिर से सड़क पर वह दृश्य देखने को ना मिले। लेकिन मैं आप बातचीत के अंतिम चरण में हूं, संक्षिप्त बातचीत के लिए आप तीनों के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले राठौड़ साहब, आपके पास तमाम स्तर पर राहत की बात है, लेकिन
शहरी क्षेत्र में वो तमाम लोग जो दैनिक आमदनी पर निर्भर थे, जो रोज कमाते थे और उसी से अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे, उनके लिए ये समय सबसे ज़्यादा कठिनता से गुजरा। गांव में मनरेगा जैसा एक कार्यक्रम था, भले ही वो आपकी सरकार ने दिया, पर शहरी क्षेत्र के संदर्भ में इसी ऐसे किसी भी कार्यक्रम का अभाव है। आपके पास एक लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, पहले नहीं कर पाए, पर आज होना चाहिए। इसके लिए कोई सुझाव आपके पास में है उस वर्ग के लिए? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा, जैसे मैंने गांव के उस वर्ग के लिए कहा, शहरी वर्ग के लिए आज वो इस स्थिति में नहीं है कि अपना वो व्यापार चला सके, क्योंकि जो पैसे उनके पास थे वो पैसे खर्च हो गए हैं। तो एक बार सरकार को ऐसे सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन करा के उनको सीधा सीधा मदद करना पड़ेगी। उसके बाद फिर वो अपने पैरों पर खड़े हों और फिर वो अपना, उसके बाद आप उनको मदद मत करिए, वो अपना काम करते हैं। लेकिन एक बार आज की परिस्थिति में ऐसे लोगों को चिन्हित करके मदद करना ही मेरे हिसाब से एक कदम हो सकता है। एक कदम यही हो सकता है। लेकिन शिवरतन जी, उनके सुझाव को संदर्भ में मेरा आपका से एक सवाल है, अगर ये तरीका आजमाया भी गया तो कितना लंबा सिलसिला चलेगा? क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हो गया है। ये बात तब ठीक लगती है कि कोरोना मुक्त हो गए, अब जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना है। कोरोना जितना था उससे ज़्यादा फैल रहा है। धंधे के लिए 7 दिन मिला करते थे, अब 2 दिन शहर में बामुश्किल मिल रहे हैं दुकानें खोलने के लिए सामान्य दुकानदारों को। तो ऐसे में जिंदगी के लिए चुनौती और अधिक बढ़ रही है। आपके आंख मूंदने से ये समस्या चले नहीं जाने वाली है। कुछ सोच रहे हैं इस वर्ग के लिए आप? निश्चित रूप से केंद्र और प्रदेश दोनों की सरकारों को इस पे सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए। जहां तक मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, छत्तीसगढ़ में विभिन्न मदों में सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है। जैसे आज मैं सुबह टीवी चैनल में देख रहा था, यूपी सरकार ने निर्णय लिया है कि क्वारंटाइन से जो लोग निकलेंगे उनको 1000 रुपए पर हेड दिया जाएगा। यहाँ श्रम कल्याण बोर्ड में सभी प्रदेशों में पर्याप्त राशि है, संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र दोनों में। इससे इनको अनुदान जारी करना चाहिए ताकि ये फिर से खड़े हो सके। कमोबेश शिवरतन जी भी समर्थन कर रहे हैं इस मुद्दे पर ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी का कि इनको सीधे राशि मिलना चाहिए। राठौर साहब, आपकी सफलता है कि आखिरकार शिवरतन जी ने आपके सुझाव को अप्रत्यक्ष तरीके से नहीं प्रत्यक्ष तरीके से स्वीकार कर लिया है। आखिरी बातचीत के लिए मैं संपत सिंह जी के पास, संपत सिंह जी के पास इस गंभीर विषय के संदर्भ में कोई सुझाव अपने अनुभव के आधार पर? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ नंबर 1 जी, कि जैसे आपने कहा वही मैं कह रहा हूँ कि कोरोना जो है वो खत्म नहीं हुआ है, कोरोना बढ़ रहा है जी। इसलिए नंबर 1 तो ये हमें अपने कोरोना से हमें खुद को सावधान रखना है और दूसरे को भी सावधान करना है। नंबर 1 तो ये है। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि आम गरीब आदमी जो कि आज सबसे ज्यादा पीड़ित है, चाहे गांव के अंदर और शहर में हो। गांव के अंदर तो मानता हूँ कि गांव के अंदर तो रह रहे हैं, उनको काम कुछ मिल जाएगा, कोई जैसे मनरेगा है। हरियाणा की तो खुश नसीबी है कि हरियाणा में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आज मनरेगा के रेट है 300 से प्लस है। किसी स्टेट के अंदर 300 को नजदीक भी नहीं गया है। हरियाणा 305 रुपए जो है पर हेड के दे रहा है और काम भी मिल रहा है। लेकिन जो अपने शहर हैं, शहर के अंदर अकेला रेडी वाला नहीं है, शहर के अंदर रक्षा वाला भी है, शहर के अंदर आगे टाल लगा के वाला, दुकान के आगे टाल लगा के बैठा है वो भी है, शहर के अंदर आपका 2 व्हीलर भी वाला है, शहर के अंदर और भी इसी तरह के बहुत से लोग हैं। बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूँ डिफरेंट यूनियन बनी हुई है, उन लोगों से राय लेके कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और जो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो भी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक जो रूल्स है उनके मुताबिक वो काम करें। लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ महीने के लिए चाहे उनको आपको ब्याज मुक्त पैसा देना पड़े तो वो दें और बाद में उसके लिए जैसे किसान को क्रेडिट कार्ड के रूप में मदद दी गई थी इसी तरह से इनको भी इसी तरह का क्रेडिट कार्ड इशू किया जाए ताकि ये लोग अपनी पटड़ी पर लाश के इकोनॉमी को, ज्यादा इनको जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूर से काम चल जाएगा। थोड़ी थोड़ी जरूरत है, लेकिन इनको पटरी पे लाने के लिए सरकारों को अपना दिल और मुट्ठी दोनों ही खोलने की जरूरत है। इस पर एक राय है हमारे सारे विशेषज्ञ, सारे राजनेता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। उम्मीद है इस चर्चा के अंतर्गत जितने भी सुझाव निकल कर आए हैं तो वो इस आफत के दौर में अगर अमल में लाए गए तो कुछ ना कुछ राहत दे पाने में जरूर सफल रहेंगे। बाकी समय है अब आज के शेर का। मौजूदा तकलीफों को व्यक्त करते हुए हमारा आज का शेर है। हमारा आज का शेर ये कहता है कि अदा हुआ ना कर्ज और वजूद खत्म हो गया, कि अदा हुआ ना कर्ज और वजूद खत्म हो गया, मैं जिंदगी का सूद देते देते
खुद खत्म हो गया। फरियाद आजर ने जो ये लिखा था, इस शेर को देश की और प्रदेश की सरकारों को अपनी योजना बनाते हुए ध्यान में रखना चाहिए कि आप हर समस्या का समाधान केवल और कर्ज के रूप में ना खोजिए, क्योंकि कर्ज लाइलाज है। हमें इससे इतर भी सोचने की जरूरत है। उम्मीद है सरकार इस पर विचार करेगी। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।